आत्मीय भाइयों एवं बहनों, परिवर्तन प्रक्रिया का सार संक्षेप। पुस्तक 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य भाग 2। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे सुनिए, क्योंकि जो परिवर्तन होना है उसका सार संक्षेप बता रहे हैं गुरुदेव। इसको नोट भी किया जा सकता है। साथियों, 19वीं शताब्दी से आरंभ होकर 20वीं सदी के अंतिम चरण तक काल चक्र अत्यंत द्रुतिगत से घूमा है। जितना भला बुरा पिछले हजारों वर्षों में नहीं बन पड़ा, वह इस अवधि में हो चला। इस पे विचार कर सकते हैं कि क्या हुआ। प्रगति के नाम पर असाधारण महत्व के आविष्कार, बौद्धिक तीक्ष्णता के पक्षधर, प्रतिपादन, शिक्षा, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में नए निर्धारण, विशालकाय कल कारखाने इन्हीं दिनों लगे। युद्ध सामग्री का उत्पादन एक नया व्यवसाय बनकर उभरा है। अंतरिक्ष को खोज डालना इसी समय की उपलब्धि है। अनेक राजक्रांतियां हुई। भारत समेत अनेक देशों को प्राप्त स्वतंत्रता आदि अनेक उपलब्धियों की गणना इस क्रम में हो सकती है। 20वीं सदी में अवगत के नाम पर भी ऐसा कम नहीं हुआ जिसे खेदजनक न कहा जा सके। 2 विश्व युद्ध इन्हीं दिनों हुए। जापान पर अणु बम गिराए गए। छोटे छोटे लगभग 100 युद्ध इसी बीच लड़े गए। नशेबाजी चरम सीमा तक पहुंची। व्यभिचार पाप न रहकर एक सामान्य लोकोचार जैसा बन गया, जिससे पारिवारिक सघनता को भारी चोट पहुंची। जनसंख्या साधारण रूप से बढ़ी। असंयम और अनाचार फैशन बन गया। प्रकृति प्रकोपों ने कीर्तमान बनाया। कुरीतियों और मूढ़ मान्यताओं ने सभ्य और असभ्य सभी को एक लकड़ी से हाँका। अनुचित को रोकने और विकास उपक्रमों को बढ़ाने के लिए भी कुछ न कुछ होता ही रहा, पर वह विशिष्ट प्रगति करने और अवगति पर औचित्य का अंकुश लगाने में यत्किंचित ही सफल हुआ। राष्ट्र संघ से लेकर सरकारों के विकास कार्य और संस्थाओं के सुधार क्रम इतने सफल न हो सके जिसे काल चक्र की गतिशीलता पर संतुलन बिठा पाने का श्रेय मिल सके। कुल मिलाकर 20वीं सदी घाटे की रही। उसमें बना कम बिगड़ा ज्यादा। इस संभावनाओं को भविष्यवक्ता और दूरदर्शी पहले से भी बताते और चेतावनी देते रहे थे। ईसाई मान्यता वाला 7 टाइम्स इस्लाम मान्यता की 14वीं सदी। भविष्य पुराण की विनाश विकृत आदि को मिलाकर देखा जाए तो प्रतीत होता है कि विभीषिकाओं की आशंका अपनी विकरालता ही दिखाती रही। कालचक्र का क्रम ऐसा है कि नीचे से ऊपर की ओर चलकर गोलाई बनाता है। 20वीं सदी की छतपूर्ति 21वीं सदी में होगी। इसमें विकास उभरेगा और विनाश की खाई पटती जाएगी। इसलिए 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य का उद्घोष उजली परिस्थितियों का परिचायक ही माना जा सकता है। इस तथ्य की पुष्टि में अनेक दिव्यदर्शियों, आंकलनकर्ताओं तथा पाश्चात्य प्रतिभाओं ने एक स्वर से समर्थन किया है। हमें आशा करनी चाहिए कि अगली शताब्दी नया माहौल लेकर आएगी। जो इस शताब्दी चल रही है, जो बीत गई है, उसका चित्रण पहले हो चुका। रात्रि की विदाई और प्रभात के आगमन को मध्यांतर संधि वेला कहा जाता है। उषा काल, ब्रह्म मुहूर्त जैसे नाम उस समय को दिए जाते हैं। युग संधि के संबंध में मान्यता है कि वह 20वीं सदी के अंतिम 12 वर्षों में ही होनी है।
सन 1989 से 2000 तक के 12 वर्षीय स्तर के माने जा रहे हैं। इसकी तुलना सर्दी और गर्मी के बीच आने वाले बसंत से अथवा गर्मी और सर्दी के मध्यवर्ती वर्षा काल से की जा सकती है। इस अवधि में गोलाई और ढलाई की दोनों परस्पर विरोधी दिखने वाली क्रिया प्रक्रियाएं चलती दिखाई देंगी। अवांछनीयता के उन्मूलन वाला उत्साह उभरेगा और नवसृजन के भव्य प्रवाह का आगमन दिख पड़ेगा। साथियों, संधि काल का महत्व असाधारण माना गया है। धान्यों की मध्यवर्ती नोक ही उपजाऊ होती है। गाड़ी के दो पहियों को चलाने में मध्यवर्ती धुरी की ही प्रमुख भूमिका होती है। भोर होते ही घर में बुहारी लगती है और कुछ पकाने के लिए चूल्हा गर्म किया जाता है। ये दोनों ही प्रयोग युग संधि के मध्यांतर में नए सिरे से नए उत्साह से कार्यान्वित होते दिख पड़ेंगे। मित्रों, इन दो मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए प्रखर प्रतिभाएं सृजन शिल्पी के रूप में उभरेंगी और ऐसे पराक्रम प्रस्तुत करेंगी जिन्हें असाधारण की संज्ञा मिलेगी। हर काम मध्यगत से तो सदा सर्वदा चलता ही रहता है, पर विशेष समय में विशेष प्रयास ही अपनाए जाते हैं। अरुणोदय का स्वर्णिम सूर विशेष रूप से सुहावना होता है। अरुणोदय काल में चिड़ियों को फुदकते, कलियों को खिलते, मंदिरों में शंख बजते ध्यान होते एवं हर क्षेत्र में नए सिरे से नई हलचल को उभरते देखा जाता है। प्राणवान कर्मयोगी उग्र सिद्धि के इन दिनों में अपने में नई उमंगें उभरती देखेंगे। वे संघर्ष एवं सृजन के दोनों कार्यों में अपने पुरुषार्थ का हनुमान एवं अंगद जैसा परिचय देंगे। उन्होंने लंका दमन, राम राज्य के शतयुग के सृजन में अपने को पूरी तरह खपाया था। इन भावनाओं से अनुप्राणित असंख्यों को देखा जा सकेगा। रीछवानर, गीद, गिलहरी, केवट, सबरी जैसे अल्पशक्ति वालों की ही भूमिका देखने योग्य होगी। प्रखर प्रतिभाएं तो युग सृजिताओं जैसी ऐतिहासिक भूमिका संपन्न करेंगी। युग संधि के 12 वर्षों में उत्साह उभरता उछलता दिखाई दे रहा है। स्वार्थों में कटौती और परमार्थ अपनाने के लिए हर प्राणवान में प्रतिस्पर्धा ठनेगी। शुभ के आगमन और अशुभ के पलायन के चिन्ह युग संधि के दिनों में ही अंकुरित होने लगेंगे। 21वीं सदी में नवयुग का वटवृक्ष बढ़ता परिपक्व होता जाएगा और कुछ ही वर्षों में इतना प्रौढ़ हो जाएगा कि भूतकाल से तुलना करने वाले उस ख्याति को एक स्वर से नवयुग कह सके। साथियों, इसके लिए 2026 में माता भगवती की का कार्यक्रम स्वर्ण जयंती समारोह में मनाया जाना है। इसमें कहा गया है कि यह दृश्य दिखने लगेगा। नवयुग समुद्र मंथन जैसा होगा। उसमें समय की आवश्यकता के अनुरूप 14 रत्न निकलेंगे। विज्ञान का दैत्य और अध्यात्म का देव दोनों ही पक्ष मिलकर समुद्र मंथन की भूमिका संपन्न करेंगे। प्रकृति मंदराचल पर्वत जैसी मथनी का काम करेगी। मानवीय उत्साह वासुकी सर्प जैसी भूमिका संपन्न करेगा। दिव्य प्रेरणा का अदृश्य सहयोग कर्मावतार की तरह इन सब का भार अपनी पीठ पर धारण किए हुए होगा। राजशक्ति, बुद्धि शक्ति, धन शक्ति की महिमा महत्व से सभी परिचित हैं। नवयुग का अवतरण करने में चौथी शक्ति उभरेगी, जैसे प्रखर प्रतिभा। इसे भाव संवेदनाओं से भरी पूरी आदर्शवादी उमंग भी कह सकते हैं। यह सभी सुसंस्कारी नर नारियों को अनुप्राणित करेगी जो हम बदलेंगे युग बदले का आदर्श प्रस्तुत कर रहे होंगे। मानव धर्म के रूप में
समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को सार्वभौम मान्यता मिलेगी। इसका तत्व दर्शन नवयुग का धर्मशास्त्र बनेगा और व्यवहार में उतरेगा। परिवर्तन का प्रवाह है, युद्धोन्माद को शांत करेगा। ये भविष्यवाणियां मान सकते हैं आप। परिवर्तन का प्रवाह है, युद्धोन्माद को शांत करेगा, शांति और सहयोग का वातावरण बनेगा। इन दिनों भी ईरान, इराक, कंपूचिया, नामीबिया, अंगोला, पानामा, निकारागुआ आदि क्षेत्रों में ठंडक आई है। मनोमालिन्य वाले क्षेत्रों में रुझान बदला है। यह क्रम चलता रहेगा। साथियों, विज्ञान का उपयोग अब युद्ध साधनों की प्रतिस्पर्धा में न होगा। बड़े शहर और छोटे बड़े कारखाने अनुपयोगी शुद्ध हो रहे हैं। इनकी ओर से मुंह मोड़ते ही देहात कस्बों के रूप में बदलेंगे। कुटीर उद्योग पनपेंगे और ग्राम विकास की नई लहर चलेगी। विज्ञान, पूंजी और कौशल के उसी केंद्र पर केंद्रित हो जाने से प्रदूषण, शहरी घिचपिच, अस्वस्थता और बेकारी जैसी प्रमुख समस्याओं का समाधान निकलता चला जाएगा। जनशक्ति अपनी प्रगति की आवश्यकताओं को अपने बलबूते संभव बनाएगी। अनुदानों, अनुग्रहों की अपेक्षा न करके समयदान और अंशदान के सहारे इतने साधन जुटा लेगी जिनके सहारे सर्वतोमुखी प्रगति के लिए जिन आधारों को खड़ा किया जाना है उन्हें बिना किसी कठिनाई के जुटाया और बढ़ाया जा सकेगा। समयदान और अंशदान के सहारे जनशक्ति अपनी प्रगति की आवश्यकताओं को, इन अपने साधनों को जुटा लेगी। समुद्री जल को पेय बनाना और सूर्य शक्ति को ऊर्जा के लिए प्रयुक्त करना, यह दो कार्य 21वीं सदी की प्रधान उपलब्धि होगी। दो कार्य 21वीं सदी में, जो ये सदी चल रही है, इसके पूरा होते ही ये दो कार्य इसमें संपन्न होंगे। रेगिस्तान उपजाऊ भूमि में बदले जा सकेंगे। साथियों, समझदारी बढ़ने के साथ जनसंख्या वृद्धि का अनौचित्य सबकी समझ में आ जाएगा और अमर्यादित प्रजनन समाप्त हो जाएगा। आधी जनसंख्या नारी के रूप में उपेक्षित, पिछड़ी और गई गुजरी स्थिति में इन दिनों पड़ी है। अगली शताब्दी में नर और नारी एक समान बनकर रहेंगे। ये 21वीं शताब्दी नारी सदी कहा गया है। गुरुदेव ने इसकी बहुत पहले घोषणा कर दी थी। एक समान बनकर रहेंगे इस शताब्दी में नर और नारी। फलतः जनशक्ति दुनी हो जाएगी। साथियों, इस सदी में साहित्य, संगीत और कला के अधिष्ठाता भावना और विचारणा को परिष्कृत करने की योजना बनाएंगे और उसे पूरी करेंगे। सबसे बड़ी बात होगी मनुष्य का चिंतन, चरित्र और व्यवहार बदलेगा। उसमें मानवीय गरिमा के प्रति आस्था का समावेश होगा। मर्यादाओं और वर्जनाओं का सभी ध्यान रखेंगे। व्यक्तिवादी संकीर्ण स्वार्थपरता के प्रचलन के प्रति आक्रोश उभरेगा और उसके स्थान पर समाज निष्ठा एवं परमार्थ परायणता श्रेय संपादित करेंगे। साथियों, भावी संभावनाओं में से यहाँ कुछ का ही उल्लेख है। स्थानीय परिस्थितियों और प्रथाओं के अनुरूप सब में अभीष्ट परिवर्तन चल पड़ेगा। इसे करेगा कौन? इसका उत्तर एक ही है कि जागृत मनुष्यों में से अधिकांश की महत्वाकांक्षाएं इसी दिशा की ओर मुड़ेंगी कि वे युग परिवर्तन जैसे महान सुयोग में अपनी भूमिका अग्रगामी रखें और युग सृजेता के रूप में अपनी अनुकरणीय, अभिनंदनीय, ऐतिहासिक भूमिका निभाएं।
सेवा और सृजन की उमंगे तूफानी गति से उभरेंगी, इसलिए सुधार परिवर्तन के आयोजन स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं एवं साधनों के अनुरूप ही होंगे। ऐसे देव मानवों का बाहुल्य होगा जो एक जीवंत सृजन संस्था के रूप में सोचने और करने में कटिबद्ध हुए दिख पड़ेंगे। इस परिवर्तन का वास्तविक श्रेय तो अदृश्य वातावरण के नियंता अभिनव व्यवस्थापक को मिलेगा, पर प्रत्येक क्षेत्र के सभी स्तर के मूर्धन्य श्रेय प्राप्त करेंगे। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्था, संगठन भी उस श्रेय से वंचित न रहेंगे। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप सभी यशस्वी बनेंगे। मित्रों, नवयुग की संभावनाओं को ये जो भविष्यवाणियाँ की हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा, कह रहे हैं कि इन संभावनाओं को कपोल कल्पना समझने वाले, उपहास उड़ाने, निष्क्रिय रहने वाले तो बहुत थोड़े होंगे। यूं अड़ंग अटकाने और प्रतिगामता बनाए रहने वाले दुराग्रहियों की भी सर्वथा कमी ना रहेगी। ये भी लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे, पर अंततः जीतेगा सृजन ही, जो कहा गया है 21वीं सदी के लिए जो ये घोषणाएं की जा रही हैं, जीतेगा सृजन ही। प्रकाश का ही अभिनंदन होगा और सतयुग की वापसी की सुखद संभावनाएं अगले दिनों साकार होकर रहेंगी। इस असंभव को संभव कर दिखाने वाले अग्रगामी अपनी प्रखर प्रतिभा का किस प्रकार, किस सीमा तक परिचय देते हैं, इसी को नवयुग की अद्भुत उपलब्धि के रूप में देखा, समझा और आंका जाएगा। आज का विचार, साथियों, भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए। भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। यदि चिंता की ही जाए तो चरित्र की उन्नति करनी चाहिए। ओम शांति। साथियों, पुस्तक का समापन, जो वीडियोस बनाए हैं आपने सुने हैं, उस पर विचार करिए, चिंतन मनन कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए इस बात को। ओम शांति।